अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, आज के न्यूज़ रूम में बहुत सी अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की। अगर हम बात करें चेयरमैन पीटीआई की, जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में क्या इस्तदा की गई है, आपको तफसीलात बताएंगे। दूसरी जानिब मुल्क को दरपेश मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से निमटने का मिशन लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी एपेक्स कमेटी के इजलास का अहवाल भी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। यकीनी तौर पर और एक जानिब बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, तो दूसरी तरफ गैस के शोबे के नुकसानात आवाम पर मुंतकिल करने का भी फैसला हुआ है। आज के न्यूज़ रूम में आपको बताएंगे कि भारत में दुनिया के अमीर तरीन 20 ममालिक का सरबराही इजलास G20 हो रहा है। इस पर क्या तैयारियां हैं भारत की, और भारत किस तरह से अपने चेहरे को बदल कर छुपा कर पेश कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया का कल होने वाला मैच भी आज के न्यूज़ रूम का हिस्सा होगा। लेकिन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से शुएब शाहीन साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट कवानीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की गई है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में लिखा गया कि आईनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। जी हाँ, आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए, ये भी कहा गया है इस दरख्वास्त में। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी है। दरख्वास्त में सदर, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। यकीनी तौर पर यह सूरत हाल दिलचस्प है। आखिरी 6 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिटायरमेंट में, और आरिफ अलवी जो हैं वो अपनी मुद्दत के बाद भी ऑफिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। दस्तखत उन्होंने नहीं किए, कानून फिर भी बन गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शबिया नकवी सुप्रीम कोर्ट के मामला को देखते हैं, उनसे ज़रा तफसील जान लेते हैं। शबिया, आगाह कीजिएगा, ये दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस तक पहुँच चुकी है, इस पर कोई एतराज़ तो नहीं लगा, और क्या तवक्को की जा रही है, क्या खबरें हैं, कब इस पर सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आर्मी एक्ट जो है और या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, जो उसके हवाले से ये पहली दरख्वास्त नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ हफीजुल्लाह नियाजी हैं, सिंध बार कौंसिल है, और उसके साथ जुल्फ़िकार भुट्टा है। तो टोटल ये 4 दरख्वास्तें जो हैं इन दोनों एक्ट्स के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। और आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है, उसमें ये कहा गया है कि ना सिर्फ इन दोनों एक्ट्स को कलअदम करार दिया जाए, बल्कि जब तक इस दरख्वास्त का फैसला नहीं आता इनको मुअत्तल भी किया जाए। और इस्तदा में ये भी कहा गया है कि क्योंकि इन दोनों एक्ट्स पे जो है सदर ममलिकत ने दस्तखत नहीं किए हैं, तो इस तरह ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी तरमीमी कानून जो है ये आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी है। शुएब शाहीन के थ्रू जो है ये दरख्वास्त दायर की गई, और इसमें जो है ना सिर्फ सदर पाकिस्तान को बल्कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली, वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। जी ठीक है, 3 दरख्वास्तें पहले इस सिलसिले में आ चुकी हैं, लेकिन चौथी दरख्वास्त का गालिबन आप कह लीजिए कि इंतज़ार था। अब देखते हैं कि इन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों को यकजा करने के बाद जाता है, कब सुना जाता है। बहुत शुक्रिया शबीहा, आप हमें अपडेट कर रही थी। तो 3 दरख्वास्तें पहले और एक आखिरी दरख्वास्त हो गए, लास्ट नेल इन द कॉफिन। आखिरी 6 दिन एक आखिरी दरख्वास्त। लेट्स सी कि इस पे अब क्या होता है। खैर, ये तो थे हमारे मुश्किल में डाल रहे हैं जाते बंदे को वैसे। चलें, एक और मुश्किल हमारे सामने है, वो है जो हमारे मुल्क की मईशत है। वो तो मौशी और इंतजामी चैलेंजेस से निमटने का मिशन लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ काफ़ी एक्टिव हैं। उनकी ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज भी हुआ। अस्करी और सिविल हुकाम ने इसमें शिरकत की। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। निगरान हुकूमत मौशी बहाली के मंसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है, और SIFC ने मौशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अमली इक़दामात की मंजूरी दे दी है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने रोड मैप में वज़ा कर लिया है। तो ये अहम इजलास हुआ है निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, और कल के रोज़ भी एक बैठक हुई थी और आज दोबारा इजलास हुआ है, और इसमें मौशी और इंतज़ामी चैलेंजेस से निमटने के हवाले से तमाम तर जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा भी लिया गया है। यकीनी तौर पर ये कहना दुरुस्त है कि ये इनिशिएटिव जो है वो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में लिया गया, यानी कि जो बाकायदा हुकूमत थी PDM की, और ये SIFC जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके इंटरेस्ट के बाद, और दीगर जो
हमारे बिज़नेस इस वक्त कम्युनिटी है और बिज़नेस स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बाद उनके इनिशिएटिव के बाद, उनकी रिक्वेस्ट के बाद इसको इनिशिएट किया गया और अब वेट हो रहा है कि सरमायाकारी आए। पाकिस्तान में दोस्त ममालिक के साथ माशी तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं, रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर और बताया जा रहा है कतर की जानिब से तकरीबन कमोबेश 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी, जबकि ये सरमायाकारी जो है वो IT की सनत में, मादनियात, कानकुनी, हवाई अड्डों और मेहमान नवाजी की सनत पर होगी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं उन्हें एक्सप्लोर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस सरमायाकारी का जो दौरानिया होगा वो 2 से 5 साल तक का होगा। याद रहे कि IMF मुआहिदे के बाद भी सऊदी अरब ने हमारी मदद की थी, मरकज़ी बैंक में 2 अरब जमा करवाए थे और मुत्तहिदा अरब इमारात ने 1 अरब डॉलर जमा करवाए थे। तो ये दोस्त ममालिक हैं और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनमें हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्ट नहीं कर पा रही, वहाँ ये हैवी इन्वेस्टमेंट्स लेकर क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है और इन्वेस्टमेंट्स जब आएंगी तो यकीनन जो है वो मौशत बेहतर होगी। मौशी तरक्की का मतलब है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम भी इंतहाई ज़रूरी है। मौशी तरक्की अखराजात कम करने से नहीं बल्कि आमदन बढ़ाने से मुमकिन है। आमदन बढ़ाने के लिए मौशी ज़राए को बढ़ाना और तक़वियत देना लाजमी है। IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, कानूनी और दिफाई पैदावार के मौसर ज़राए बनाए जाएँ, दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब किया जाए, तवील और दिक्कत का बाइस बनने वाले दफ्तरी तरीक़ाकार में कमी लाई जाए, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराकी अमल पैदा किया जाएगा, सरमायाकारी और मनसूबों से मुताल्लिक बर वक्त फ़ैसला साजी यकीनी बनाई जाएगी। तो इस तरह से मौशी तरक्की आएगी, क्योंकि अगर हमने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हमें दरकार है तो उसके लिए इन तमाम तर जो तरीके हैं उनको हमें फॉलो करना होगा, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म है वो तो हमें कुछ बेहतरी भी नज़र आ रही है। अभी अगर हम देखें तो जो रीसेंट क्रैक डाउन है हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है तो शॉर्ट टर्म हमें कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन अगर हमने लॉन्ग रन में चलना है तो उसके लिए फिर हमें इन तमाम तर जो सजेशंस हैं इन पे इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस इजलास का अहवाल जानते हैं और जानते हैं कि आदिल साहब क्या फैसला हुआ है, कौन कौन से अहम सेक्टर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट्स होगी। देखिए, इस वक्त इजलास तो जारी है और गुज़श्ता 5 घंटे से ये इजलास चल रहा है। एक रोज़ पहले भी इजलास हुआ, आज दूसरा दिन है इस इजलास का। तो जो इसका टॉप एजेंडा है वो तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो मईशत है, उसकी रिवाइवल है और इसमें जो कम से कम एक पेश पर है कि हमने मईशत को जो है वो बेहतर करना है इन हर हाल के अंदर। तो इस वक्त जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उसमें इलेक्शन की प्रायोरिटी नंबर 2 है और मईशत की प्रायोरिटी नंबर 1 है। और इसमें जो अब जो चार्टर ऑफ इकॉनमी के कुछ एजेंडा सेटिंग्स हो रही है कि हमने अपने जो IMF ने हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में हमारे साथ जो किया है उसके बाद एक चीज़ तो तय हो गई है कि अब हमने अपने वसाइल बढ़ाने और इस वसाइल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में माशी इस्लाहात की ज़रूरत है। और माशी इस्लाहात के साथ जो दूसरा मामला है वो स्मगलिंग है। हमारी जो अफगान बॉर्डर जो कुछ 2600 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है और कुछ 900 किलोमीटर को ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है, यहाँ पर स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा, इसी वजह से जो डॉलर की ग्रे मार्केट जो तीसरा जो इंडिकेटर जो हमें नज़र आया, एक बैंकिंग का चैनल है और एक ओपन मार्केट है और तीसरा जो हमें ग्रे मार्केट हमें नज़र आई, जिसकी वजह से डॉलर का रेट जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गया और पाकिस्तान के जो सारे मसाइल हैं और जो पाकिस्तान की सारी मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है वो डॉलर की स्मगलिंग की वजह से हुआ। सिर्फ डॉलर स्मगलिंग नहीं है, दूसरा जो हमने देखा चीनी है, हमने देखा आटा है। तो ये बेसिकली ये अब तमाम रियासती स्टेक होल्डर्स इस पर फिक्स कर दिया है उन्होंने कि एक तो स्मगलिंग रोकेंगे, दूसरा जो रेवेन्यू बढ़ाना है। अब FBR ने जो है वो प्लानिंग की है, जो बड़े बड़े जिन्होंने रेवेन्यू जो चोरी करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, उनके खिलाफ भी अब हमें 1 से 2 दिन में जो है वो बड़ा क्रैकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा आदिल साहब, जिस तरह से क्रैकडाउन की आप बात कर रहे थे, यकीनन ये तमाम तर वो सूरत हाल है जो पहले भी सामने थी। अब ठीक है, एक मुस्बत ये इकदाम लिया जा रहा है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके असरात भी हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैं पहले बात करी थी कि ये तो शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक है और इससे कितना ही फ़ायदा हो जाएगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ हमें फिर इंतखाबात की तरफ जाना है, क्योंकि जो मौशी हमारी तरक्की है वो सियासी जो इस्तेहकाम है उससे जुड़ी हुई है। तो इस हवाले से भी बताएगा कि कहाँ तक पेशरफ्त हुई है
اور لانگ ٹرم کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں لانگ ٹرم کے لیے ایک ایجنڈا سیٹنگ تو ہونی ہے اور اس پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو پولیٹیکل اپنے جو بھی ان کی سوچ ہے اس سے قطع نظر ریاست پاکستان کو جو ہے وہ اس میں گرنٹر بننا ہے، اور اس وقت جو ریاست پاکستان ہے وہ وہی ایز اے گرنٹر یہ اکانومی اصلاحات کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے، اور یقینی طور پر جو آنے والا جو بھی نیا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا وہ اسی جو اکانومی کا جو ایجنڈا طے ہونے جا رہا ہے اسی کو لے کے آگے چلے گا۔ اس میں زراعت، جیسے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ زراعت میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، مائننگ میں انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہی وہ ریسورسز ہیں جو ہمیں ریونیو جو ہے وہ جن سے ہمیں مل سکتا ہے ڈالرز کی شکل میں، ایکسپورٹ کی شکل میں۔ تو باقی جو انڈسٹری کی ریوائول ہے اس کے لیے بھی ایجنڈا سیٹنگ ہو رہی ہے۔ اب آرمی چیف نے کراچی اور لاہور میں جو صنعت کاروں بزنس مین سے ملاقات کی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ جو بزنس مین ہیں یہ ہر جو نئی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اس کو اسی طرح بریفنگ دیتے ہیں اور ان کو غلط گائیڈ دیتے ہیں اور ان سے اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ فائدہ لیتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سیٹنگ ہونی ہے، اس میں بہت ساری رولز بننے، اور کبھی امکان ہے کہ کوئی آرڈیننس کی شکل میں کوئی ایسی آ جائے قانون کی جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے میں شاید کوئی ایک رستہ مل جائے، اور جو بھی حکومت آئے اور اس کو باقاعدہ قانون سازی کر کے اس کو باقاعدہ معیشت کو جو ہے وہ ٹریک پہ لے کے جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو۔ عادل صاحب، اگر ہم کریک ڈاؤن اور پکڑ دھکڑ کی بات کریں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے وہاں سے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جاتا ہے اور پھر گرفتاریاں بھی وہیں پہ عمل میں آتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو بڑے لیول پہ کرپشن ہوتی ہے وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے اور وہی سرا ہے ان تمام تر صورتحال کریٹ کرنے کا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا بہت سارے جو بڑے اربوں روپے کے جو ریونیو کے کیسز ہیں یا ٹیکس کے کیسز ہیں وہ عدالتوں میں زیر التوا ہے، اور چونکہ یہ بڑے بزنس مین یا جو ریونیو چوری کرتے ہیں یہ بڑا وکیل کر لیتے ہیں اور عدالتوں سے سٹے لے کے پھر اس معاملے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمیں اپنے قانون میں بہت ساری چیزیں تبدیلی کرنی ہوگی اور عدلیہ کو بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا کہ بہت سارے جو ریونیو کے کیسز ہیں اس کو جو ہے وہ پرائرٹی پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک زور ہے وہ نیچے لیول پہ اتنی کرپشن یقینی طور پر نہیں ہوتی، یہ ساری کرپشن اوپر ہوتی ہے، اور بہت ساری چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں اور بہت سارے معاملات پس پردہ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے بہت سارا کچھ جو کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو اب جو بھی ایجنڈا سیٹنگ ہونی چاہیے اس میں یہ طے ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا جو پریشر ہے وہ نہ لیا جائے، اور ہر قسم کا جو ذمہ دار ہے وہ چاہے ٹیکس چوری کرتا ہے، چاہے وہ اسمگلنگ کرتا ہے، یا وہ اور اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت میں جو ہے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ان تمام ذمہ داران کو جو ہے وہ کٹہرے میں لانا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ آپ پاکستان کی معیشت کو جو وہ ٹھیک کر سکے۔ عادل صاحب یہ بھی بتائے گا کہ معیشت کو سنبھالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اثرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو اب اگلا جو موٹو اگر آپ کہہ لیں سیاسی جماعتوں کا وہ یہ تو نہیں ہونے جا رہا ہے کہ پہلے معیشت سنبھلے گی اس کے بعد انتخابات کی طرف جائیں گے، اور اس طرح سے انتخابات بھی ذرا پھر آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں یہ جو انتخابات کے حوالے سے ہے یہ بہت ساری کیاسرائیاں پہلے سے کی جا رہی تھی، جب ابھی سول جو گورنمنٹ تھی، سیاسی حکومت موجود تھی شہباز شریف کی، اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہ لمبا ہوگا، اور ابھی بھی یہ کیاسرائیاں کی جا رہی ہے کہ شاید کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا ہو جائے، لیکن جیسے جیسے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بڑا ہوگا، لمبا ہوگا، اس کا عرصہ بڑھے گا، پاکستان میں جو آئینی اور قانونی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ فروری سے آگے الیکشن جانے کی صورت میں ہمیں ایک نیا سیاسی بحران جو ہمیں سینٹ کی شکل میں ملے گا، بحران اس سے پیدا ہوگا، اور جو ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے اس کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اپنا کام پورا کرے اور گھر جائے، اور ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ عوام کو ملے، اور اس کے بعد جو ملک کی صورتحال ہے وہ بہتری کی جانب گامزن۔ ہم امید کرتے ہیں محمد عادل ایڈیٹر نارتھ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
यकीनी तौर पर जिस बात की तरफ आदिल साहब इशारा कर रहे थे कि अगर फरवरी से आगे इलेक्शन चले जाते हैं तो मार्च में जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं जिसके लिए सूबाई असेंबली ने वोट देना होता है, वो जब सूबाई असम्बलियाँ ना हुई तो ये एक इंतहाई संगीन बहरान होगा, आईनी बहरान होगा जिसके हम मुतकाजी नहीं हो सकते। खैर, हम SIFC की बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस सिलसिले में बात की और कहा है कि निगरान हुकूमत सरमायाकारी की स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के मंसूबे जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा के मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि SIFC के ज़रिए जो है वो निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द सरमायाकारी लेकर आए और इस सरमायाकारी के जो नताइज हैं वो आवाम तक पहुँचें। अब सभी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, देखें ये होता कब है। बिल्कुल ऐसी अगर हम आसिफ जरदारी साहब की बात कर रहे हैं साबिक सदर की, तो आज फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हक़ में बयान दे दिया है। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन से आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने का मुतालबा भी कर दिया है। उनका कहना है कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ करवाने का पाबंद है। तो हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ऐसे में खासी एक्टिव नज़र आ रही है। कल बिलावल भुट्टो साहब का एक बयान सामने आता है, आज जरदारी साहब का, और दोनों तजाद 90 दिन ये कहते हैं कि जो मर्दमशुमारी है वो होना ज़रूरी है और साथ ही साथ SIFC के लिए भी ये पुरुम्मीद है। इसका मतलब है नहीं, ये पता है कि पहले मईशत ठीक होगी फिर इंतखाबात होंगे, तो यानी कि ये मुफाहमत के क्योंकि बादशाह हैं तो इन्होंने सही तरफ अपना रुख किया हुआ है। और दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि एक नौजवान हैं, जज्बाती उनके बयानात अक्सर देखने में आते हैं, तो वो इस वक्त जो सेंटिमेंट है उसके साथ चल रहे हैं क्योंकि जो एक खला पैदा हुआ है 9 मई के बाद उस वोट बैंक को भी तो किसी ने लेके चलना है। तो गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है बिल्कुल ऐसे। लेकिन पॉइंट ये है कि दोनों ही एक पेज पे नजर नहीं आ रहे। खैर, अब देखते हैं कि इसके पीछे हिकमत क्या है। पीपल्स पार्टी जो कि खासी हमें हमेशा से एक्टिव नज़र आई है, अब इंतखाबी मुहिम भी उन्होंने शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के दौरों पर निकल पड़े हैं। घारों में बिलावल भुट्टो जरदारी का पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। कारकुनों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, जियालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। बिलावल भुट्टो ठट्ठा और बदीन भी जाएंगे। हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, शिकारपुर का दौरा भी शेड्यूल है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। यकीनी तौर पर अब देखते हैं कि इस इंतखाबी मुहिम के सिंध में उन्हें क्या असरात और नताइज मिलते हैं। वो कि सिंध पीपल्स पार्टी का गढ़ और किला समझा जाता है आज, और बहुत सी तनकीद भी हो रही है इस पे, कोई इसके हक में भी है। लेकिन G20 में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं हम आपको वो बताते हैं। यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बरतानिया इसमें शामिल हैं। कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया भी इसमें शामिल हैं। इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब G20 का हिस्सा हैं। जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया, तुर्की और अमरीका भी G20 में शामिल हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि G20 इजलास जो है उसमें ममालिक कौन कौन से शामिल हैं, और उबैद दो जो हम देख सकते हैं कि खासे कदावर रहनुमा जो हैं वो इसमें जिससे शरीक नहीं है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। चाइनीज़ जो इस वक्त वहाँ पर वफ्द मौजूद है उसकी क़यादत तो वो एक नायब वज़ीर आज़म कर रहे हैं, और रशिया की तरफ से जो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के मामलात को डिस्कस किया जा रहा है, तो रशिया की तरफ से एहतजाजन इसमें शिरकत नहीं है। उनकी तरफ से भी एक जो कह लीजिए एक वफ्द है वो इसमें शामिल है। लेकिन ये G20 है क्या, इसकी तारीख क्या है, कब बना, क्या इसका एजेंडा है, क्यों बनाया गया? जून 1990 में जर्मनी के शहर कोलोन में इसका पहला G8 इजलास हुआ। पहले इजलास में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, बरतानिया और रूस थे। 1997 में एशियाई जो मालियाती बहरान है उसके बायस इसकी तादाद 8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। G20 की बाकायदा पहली मीटिंग दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई है, और इस जो G20 आप कह लीजिए अलाइंस है इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, क्योंकि हर साल इसकी जो सदारत है वो एक मेंबर से दूसरे मेंबर को जाती है। जैसे इस मरतबा इसकी सदारत भारत कर रहा है तो नई दिल्ली में इजलास हो रहा है, और फिर भारत ने इसकी जो थीम रखी है वो रखी है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। और इंडिया खुद इटसेल्फ वन अर्थ, अगर हम इसका लोगो देखें तो है वन अर्थ वन फैमिली, और इंडिया में आप देख लें कितना तजाद है, एक इंडिया और एक फैमिली। ये जो इसका लोगो और थीम है ये काफ़ी मुज़िका खेज़ी हम तो समझ सकते हैं। हद से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन रखने वाला मुल्क जो है वो इस तरह की बात करे, और हमेशा से ऐसे ही किया है। G20 इजलास की अगर हम बात करें तो भारत ने अपना मकरू चेहरा भी ढांप लिया है। छोटी झूठी नमूदो नुमाइश और दिल्ली में खुशामदी और पुरजोर कच्ची आबादियों को ढांप कर
یہ G20 پوسٹرز لگائے گئے ہیں. کچی آبادیوں کے مکینوں کی نقل و حرکت بھی محدود کر دی گئی ہے اور وسط دہلی میں ٹرانسپورٹس اور دکانوں کو بھی بندش کا سامنا ہے. دہلی کے مکین اگلے 3 سے 4 روز اذیت میں مبتلا رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو عبید کٹلری استعمال ہو رہی ہے اس اجلاس میں، یعنی جو بھی عشائیہ ہوگا تو اس کو وہ چاندی اور سونے کے کلئی شدہ برتنوں میں استعمال ہوگی. تو ان کے جو اپنے صحافی ہیں وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں. تو ایک اور مزیدار بات بتاؤں، جی، دلی میں جو کتے ہیں نا انہیں بھی آپریشن کر کے ہٹایا گیا، کہیں وہ سڑکوں پہ نہ آئیں، اور جو قافلے وغیرہ گزرنے ہیں تو اسٹرے ڈاگز جو ہیں ان کو بھی ہٹایا گیا ہے. یہ انڈیا ہے اور یہ ٹرمپ کے موقع پہ بھی ہوا. جب ٹرمپ نے وزٹ کیا تھا انڈیا تب بھی انہوں نے جو ان کے سلمز تھے ان کے برابر میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی تھی. تو آپ چھپاتے رہیں اپنا چہرہ لیکن حقیقت کچھ اور ہے اور وہ سب کے سامنے بھی ہے. مقبوضہ کشمیر سب کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بھارتی پنجاب سب کے سامنے ہے اور دیگر جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے. G20 اجلاس آپ کہہ لیجیے بری طرح سے ناکام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بھارت کو اقلیتی برادری کے استحصال پر شدید تنقید کا سامنا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اجلاس کی مذمت کی گئی ہے. مودی سرکار نے کشمیر میں جگہ جگہ بھارتی فوج کمانڈوز تعینات کیے. عالمی سطح پر مقبوضہ کشمیر کو غیر متنازع ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی. جب وزرائے خارجہ اجلاس ہوا تھا چین سمیت 3 رکن ممالک نے کشمیر میں ہونے والے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی تھی. مغربی ریاستوں میں بھی جو سربراہان ہیں ان کے بجائے بھارت میں مقیم سفارتکاروں کو ہی بھیجا گیا تھا. کشمیر میں G20 اجلاس پر مودی سرکار کو منہ کی کھانا پڑی اور کشمیر کی غیور عوام نے بھارت کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کیا تھا. اور اب بھی جب نئی دلی میں یہ ہو رہا ہے اس وقت آپ کہہ لیجئے G20 سمٹ، G20 کا سیشن، تب بھی دنیا بھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں اور مسلسل سوال کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے. ہمارے معزز مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے اور اس کے علاوہ علی سرور نقوی صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. علی سرور نقوی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، یقیناً بھارت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اپنا جو چہرہ ہے اسے دنیا کے سامنے دکھائے کہ بڑا روشن خیال ہے، the world is one family انہوں نے نعرہ لگا دیا، لیکن یہ تو ان کی اپنی جو پالیسیز ہیں اس کے سراسر خلاف ہے. آج اور کل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں نئی دلی کی، اس کا ٹیک اوے کیا ہوگا؟ بھارت کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، السلام علیکم. میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ بھارت تو اچیو کرنا چاہ رہا ہے بہت کچھ. اس میں اپنی گلوبل پوزیشن کو وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ بھارت ایک دنیا کی بڑی طاقت ہے اور بھارت ایک بہت بڑے پیمانے پہ اس نے استقبالیہ وہاں پہ قائم کیا ہے اور سارے وفود کو بڑے جذبے اور زور شور سے انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا ہے. لیکن جیسا آپ نے خود ہی کہا کہ جو حقیقت ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی، نہ چھپ سکتی ہے، کیونکہ اس میں G20 کے جو تھیمز ہیں وہ ہیں کہ ایک تو رشیا یوکرین کی جنگ، دوسرے دنیا میں جو اقتصادی مسائل ہیں، تیسرے جو موسم کی تبدیلی کلائمیٹ چینج. تو یہ سب ایسے مسئلے ہیں کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہے. تو یہ G20 کے جتنے سربراہی اجلاس ہوئے ہیں، آخری جو انڈونیشیا میں ہوا تھا، اس میں یہ ہر سال ہوتا ہے، اس میں یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے، ایک عام بیانیہ سارے ممالک کا شائع ہوتا ہے. لیکن اس سال قوی امکان اس بات کا ہے کہ کوئی اعلانیہ پہ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ شاید نہ ہی ایشو ہو پائے. یقینی طور پر آپ بڑے اہم معاملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علی سرور صاحب. جس طرح سے رشیا یوکرین کا معاملہ ہے تو آج تک انڈیا نے ماسکو کے جو اقدامات ہیں ان کو تو کنڈیم کیا ہی نہیں ہے. میں یہی بات بریگیڈیئر صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، یہ بھارت جو ہے وہ چمک دمک ظاہری اس نے کر لیا، کٹلری سے لے کے اور اسٹرے ڈاگس کو ہٹا دیا، اسلم چھپا دیا بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے، لیکن جو اس کا ایجنڈا ہے خاص طور پر گلوبل وارمنگ کی بھی بات کریں تو بھی 80% یہی تمام ممالک جو ہیں وہ گلوبل وارمنگ کا ذمہ دار بھی ہیں، گرین گیس ایمیشنز کے ذمہ دار ہیں. تو اعلامیہ نہیں آئے گا تو پھر تو یہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا بارہ آنے ہو جائے گا. اپنے پروجیکشن کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا ہے
اس میں آپ دیکھیں G20 میں دو بڑی پاورز ہیں, رشیا اور چائنا, جو اس طرح سے آئے نہیں ہیں, اور رشیا نے بھی فارن منسٹر بھیجا ہے, ناٹ ایون آئی تھنک پرائم منسٹر, اور چائنا نے بھی اپنے آئی تھنک پرائم منسٹر کو بھیجا ہے. دوسرا جو آئی تھنک دلی میں جو ہوا, آئی تھنک آن گراؤنڈ جو ہے, جس میں بھی کام سے سارے کور کیے گئے, اور غربت کو چھپانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, دے اسپینڈ لاٹ آف منی, ملین آف ڈالر لگائے ہیں, صاف ظاہر ہے تو بڑا ایونٹ ہے. اس کے علاوہ پھر ہیومن رائٹس کی آئی تھنک کافی پالیسیز آئی ہیں. اس میں ارندھتی رائے کا آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہوگی, ضرور دیکھی اگر آپ کے پاس شاید رشا کا آپ چلائیں. اس میں الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں اس نے پھر بڑا سیریسلی کنڈیم کیا ہے کہ ناؤ انٹرنیشنل کمیونٹی از گوئنگ ٹو اسٹیمپ مودی فاشزم, RSS کا جو فاشزم ہے, اور اس نے بلکہ شرمندہ کیا ہے کہ ہپوکریسی آف انٹرنیشنل کمیونٹی, کہ یہ لوگ جو ہے اپنا وہاں پہ کھل کے بات بھی نہیں ہوتی. اور ایسے بچہ صاحب کہہ رہے تھے, نقی صاحب کے ابھی بھی بڑی ایفرٹ ہو رہی ہے. میرا جوائنٹ کمیونیکے کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے, بیکاز اس میں چائنا کا ڈفرنٹ سٹانس ہے, اور چائنا کو بڑا انہوں نے رگیدنے کی بھی کوشش کی ہے. اس میں ابھی چیزیں باہر آئیں گی. اس طرح رشیا کا جو ہے صاف ظاہر پوٹن اس لیے نہیں آئے کہ یہاں آتے تو پھر یہ آگے ان کو صاف ظاہر جو ویسٹرن پاورز ہیں یا یورپین یونین کے آئے ہوئے ہیں, اس کے بعد US پریزیڈنٹ ہے, تو وہاں پہ ایک بدمزگی پیدا ہوتا ہے. از اوائڈیڈ اٹ. تو اس لحاظ سے جو ہے آئی تھنک G20 از آئی وڈ سے کہ اتنا امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ود ان انڈیا اور انڈین ہاں وہ فار دا فیس آف اٹ انہوں نے اس کی ڈیفینیٹلی ایک ایفرٹ کر لی ہے یقینی طور پر. علی سرور نقوی صاحب, یہ جن چیزوں کی طرف آپ اشارہ, جو بریگیڈیئر صاحب نے اشارہ کیا, ارندھتی رائے کا بھی حوالہ دیا ہے, فاشزم کو آپ اسٹیمپ کر رہے ہیں, پھر وہ انڈیا جو دا ورلڈ از ون فیملی کا نعرہ لگا رہا ہے, اس کے اپنے ہاں آپ بھارتی پنجاب دیکھ لیں, کشمیر دیکھ لیں, اس کے علاوہ بھی منی پور میں گزشتہ دنوں کیا ہوا. تو یہ تمام قوتیں جو یوکرین میں رشین انویژن سے متعلق احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہیں, جو اسرائیل کے ساتھ دیتی ہیں, فلسطین سے متعلق بات نہیں کرتی, کشمیر سے متعلق بات نہیں کرتی, یہ دوہرا معیار. اور اس میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا, آپ کا تجربہ ہے کہ ہم جو بڑے فورمز ہیں اقوام متحدہ جیسے, ان کی ریپلیسمنٹ چھوٹے چھوٹے فورمز کے ذریعے کریٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ بڑی بڑی اکانومیز اور بڑے بڑے فاسسٹ جو نظریات ہیں وہ لے رہے ہیں اس کی جگہ. دیکھیے, ارندھتی رائے نے تو یہ کہا کہ بھارت میں جو زیادتیاں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ اس کو سب جانتے ہیں, امریکہ بھی جانتا ہے اور باقی مغربی ممالک بھی جانتے ہیں, لیکن سب بات نہیں کر رہے. دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو یہ مطلب کہ ایک سازش ہے, کانسپریسی آف سائلنس جس کو کہتے ہیں, کہ جو اصل حقیقت ہے, اصل مسائل ہیں, اس کے اوپر نہ کوئی کچھ بولنے کو تیار ہے, نہ کوئی اسٹینڈ لینے کو تیار ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے یہ کہ یہ جتنے بھی ممالک وہاں جمع ہوئے ہیں, وہ بھارت سے اقتصادی تعلقات, ایک اتنی بڑی مارکیٹ ہے, 1 ارب لوگوں سے بھی بڑی, تو اس مارکیٹ کے خاطر کہ وہ سب یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے, اور بھارت کی پالیسیز کا کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہو رہا, بلکہ بھارت اب دوسرے گلوبل پرابلمز میں پھنس جائے گا, کیونکہ G20 تو عالمی سطح پہ جتنے مسائل جس کا میں نے ذکر کیا تھا, اس کے بارے میں بھارت کو پوزیشن لینی ہوگی, اور وہ مفاہمت کر کے ایک طرح سے اپنے ایکسپیڈینسی سے وہ مصلحتاً جو آئی وش امبیسڈر صاحب آپ اپنی بات مکمل کر سکتے. وی آر شارٹ آن ٹائم, ہمیں آپ کو شکریہ کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ یقینی طور پر بھارت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور اس G20 اجلاس کو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. بدین میں اس وقت بلاری میڈیا سے مخاطب ہیں, ذرا ان کو سنتے ہیں. جو تنظیم ہے ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا, اس لیے حال ہی میں جو لوکل باڈی الیکشنز ہوئے, جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف کامیابی حاصل کی, میرے کارکنوں کے, میرے عہدیداروں کے, میرے پارٹی کے ورکرز کی محنت کی وجہ سے, مگر ہمارا جو اپوزیشن ہے ان کا صفایا ہوا ہے. اور یہ لوکل باڈی الیکشنز بھی ایک واضح پیغام تھا کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہیں. مگر آج جہاں جہاں ہم رکے, یہ بھی نظر آ رہا ہے, عوام کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے کہ عوام پریشان ہے, مشکل میں ہے, دکھ میں ہے, درد میں ہے, تکلیف میں. معاشی صورتحال دن بدن
बदतर होता जा रहा है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, वो अपने बुज़ुर्गों का इलाज कैसे करवाए, वो अपना बिजली का बिल कैसे भरे, वो अपना पेट्रोल का बिल कैसे भरे। और मैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पसमानदा तबकात को पैगाम देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसका मंशूर आपके मसाइल का हल है। हम 3 नस्लों से इस मुल्क के अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं। हर मुआशी बहरान से, जब भी मुआशी बहरान आया है, चाहे वो 70 के दौर में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपका वज़ीर आज़म बना, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, मुल्क आधा हो गया, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा पे अमल दरामद किया। 80s में, 90s में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की क़ियादत संभाली और मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तब भी मुआशी बहरान था, तब भी अफ़गानिस्तान का जंग ख़त्म हुआ था, दुनिया इस इलाके से चले गए और पाकिस्तान मुसीबत में आ गया, मुआशी मुश्किलात में आ गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1 साल मिली और उस 1 साल में पाकिस्तान की मईशत की सिमत दुरुस्त करती, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के बच्चे को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोज़गार फरहम की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। हमने वो रोटी कपड़ा और मकान का दावा पूरा करना है। और आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में, मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम का जो मंशूर है वो वक्त का ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जदोजहद करूँगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के कैंपेन चलाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा। इस मुल्क के अवाम से वादा कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो अवाम का हुकूमत होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी तो पसमानदा तबकात का इक़्तिदार होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मजदूरों, किसानों और मेहनत कशों का हुकूमत होता है। कोई और इक़्तिदार में आते हैं तो अशराफिया का हुकूमत होता है, अमीरों का हुकूमत होता है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का हुकूमत होता है। पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में जब भी ज़रूरत पड़ा है कुर्बानी दिया है, जब भी लड़ाई लड़ना था तो कुर्बानी दिया है, जब दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ता है तो कुर्बानी देते हैं, जब भी IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है कि कुर्बानी का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम का अब हक है कि कुर्बानी देने के बजाय वो पूछे कि हमारे लिए पाकिस्तान क्या करेगा, हमारे लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए हुकूमत क्या करेगा। और मैं समझता हूँ कि जब अवाम दोस्त हुकूमत बनते हैं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी मंसूबे आते हैं जो इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों तक मदद पहुँचवाता है। जब अवाम दोस्त हुकूमत होता है तो अपना ज़मीन, अपना मकान जैसे मंसूबे आते हैं जहाँ हम गरीब अवाम को अपना घर का मालिक बनाते हैं, अपना ज़मीन का मालिक बनाते हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो हम नौजवानों को रोज़गार दिलवाते हैं, हम उनसे रोज़गार नहीं छीनते। तो मेरा दरख्वास्त है, मेरा अपील है पाकिस्तान के अवाम से, आप सब से, कि एक बार फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दें,
आप नया नस्ल के साथ दें। एक नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। नया पाकिस्तान के लिए जो मसाइल हमारे सामने दरपेश है, जो मुश्किलात हमारे सामने हैं, उनका हल निकालने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद चॉइस है जो उन मुश्किलात का ना सिर्फ हम सामना कर सकते हैं मगर सामना करते हुए अवाम का ख्याल रखते हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि अवाम को इस मुश्किलात से कैसे निकालेंगे, क्योंकि अवाम तो ख़ास तौर पे नून लीग के कुछ लीडरों के बयानात आए हैं कि इत्तेहादी हुकूमत थी, ये महंगाई या ये मुआहदा और दीगर जो इल्ज़ामात हैं और जिसकी वजह से आज मईशत तबाह है, लोग बेजार हैं, तो उसमें सब पार्टिसिपेट करते थे। ये खाली झंडा लगाने के लिए हमने इनको इत्तेहादी नहीं रखा था। तो ये क्रेडिट आप लेते हैं, डिसक्रेडिट में आप उनके नहीं होते और नून लीग का दौर जो है वो काउंट होता है। तो इस हवाले से क्या मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम तराशी में, मैं मसाइल का हल निकालना चाह रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये राय है कि अब पाकिस्तान के अवाम ने हर किसी का इक़्तिदार देखा है। पाकिस्तान के अवाम ने तीन दफ़ा किसी एक जमात को, मेरे पार्टी से भी तीन दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया है। अब पाकिस्तान के अवाम को इल्ज़ाम तराशी के बजाय, तकसीम और नफ़रत की सियासत के बजाय अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं। और मेरा ख्याल में इन मसाइल का हल एक नौजवान की आदत ला सकती। चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन साहब आज G20 से मुतालबा किया जा रहा है कि 90 रोज में इलेक्शन कराया जाए। हाँ। आसिफ जरदारी साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा कि उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम है उन पर पूरा एतमाद है और नई मरदमशुमारी के बाद नए हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात होने चाहिए, तो 90 रोज में इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। तो इसी हवाले से आप और आसिफ जरदारी का बयानिया एक नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक सदर जरदारी का इस बयान है, आप सदर जरदारी का से पूछे कि इस बयान का मतलब क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग हुआ था जिस पे मैंने और सदर जरदारी साहब ने उसका सदारत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC मीटिंग में हमने ये दो राय पे गौर किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। हमने पिछले जो CC मीटिंग में था उसमें ये फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन से रब्ता होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। हमने अपना एतराज़ात उनके सामने रखे, उन्होंने अपना ख्यालात हमारे सामने रखे। अब मैं रास्ते में हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। जैसे हम लाहौर पहुँचते हैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग होगा। अगर किसी और का कोई और राय होगा वो उस मीटिंग में मेरे सामने रख सकते हैं। चेयरमैन साहब ये बता दीजिएगा आजकल जो है वो ये बातें चल रही हैं कि मुआशरत को सुधारेंगे, अब डंडे के जोर पर मुआशरत सुधारेंगे और कहा जा रहा है कि डॉलर यकमुश्त गिरते हुए नजर आएगा। तो आपको लगता है कि अगर वाकई डंडे के जोर पर मुआशरत दुरुस्त हो सकती है तो ये 77 साल में क्यों नहीं हो पाई? अब क्या ये 6 महीने की बातों में मुआशरत सुधर गई तो क्या ये लंबा जाएगा सिलसिला? फिर लंबा जाने का तो अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है। और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं।
इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं, वो अवाम की जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं अभी 18 महीना जो है ना या इस्लामाबाद में या जहाज़ में गुज़र के वापस आया हूँ, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये कांग्रेस पार्टी में आजकल जो है वो बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये जब पीडीएम थी तब इनमें ज़्यादा फुर्सत कितने में आ रही थी, और दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त, हाँ इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये sort of I don't understand your point, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था। अब मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो पीडीएम के जमातों के वोट्स के साथ के बग़ैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफ़रत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। इसलिए कि दो सवाल हुए थे तो एक में रहना। बिलावल साहब, खारजा अमूर पे आपकी गहरी नज़र है। G20 जो हो रहा है पड़ोस में, एक मुल्क है उन्होंने बाइकाट किया है। आप अगर वज़ीर खारजा की नज़र से देखें तो बाइकाट। दूसरा, अफ़गानिस्तान आपने भी कोशिश की जो बॉर्डर पे, आज फिर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, इधर पीपल्स पार्टी सिंध में आज़ादी सहाफ़त की बात करती है। नेशनल प्रेस क्लब बरीद के सदर हैं, उनको सर सच बोलने पे सर जो उन्होंने मंशात पे जो लिखा है उसके हवाले से एसएसपी ने सर हफ्ता पहले उसको उठा के सर उसको यरगमाल बनाने की कोशिश की। व्हाट सर बदीन में नेशनल प्रेस सर हम सब प्रेस क्लब, आपका प्रेस क्लब का सदर को सर नफीस मेमन वो मंशात पे लिख रहे थे सर, उन्होंने एसपी ने उठा के शौकत मेमन नहीं, मैं इसका सवाल कि आप अपना सहाफ़ी भाई के बारे में मुझे बता दे, ये क्या हो रहा है, ये किसने? नेशनल प्रेस क्लब में बदीन में उनके सदर है नफीस मेमन, उन्होंने मंशात पे बात की। बदीन में मंशात का इशू बहुत है सर। जब उन्होंने बात की मंशात पे तो उन्होंने एसपी शारमा चाचर जो कल ड्यूटी थे सर सीपीओ ब्रांच में हुए, उन्होंने उठा के इन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की। अच्छा, मैं तो मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ हम खड़े ही होते हैं और आज भी खड़े हैं, और मैं अपना पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू के बारे में मुझे जो हकीकत है वो हमें बता दे ताकि हम
इसका हल निकाला। जवाब नहीं दिया आपने, इतने सारे जहाँ तक G20 की आपका सवाल है और अफगानिस्तान के बारे में आपके सवाल है, मैं समझता हूँ कि ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके हैं। पाकिस्तान ख़ारजा सतह पे पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत से मौके हैं, मगर हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ताकि हम वो तमाम फ़ायदे का पोटेंशियल है उस फ़ायदा का हम हासिल कर सकें। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग लाहौर में होने जा रहा है, वहाँ जो ये बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। वो कह रहे हैं कि जो केयर टेकर्स हैं वो चेयर टेकर्स ना बने और मुल्क को इस वक्त नौजवान क़यादत की ज़रूरत है। बाकायदा तौर पे उन्होंने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। बदीन में वो गुफ्तगू कर रहे थे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक राब्ता मुहिम है, और वो ये भी कह रहे हैं जरदारी के बयान का जरदारी से पूछा, हम इस बयान के बारे में पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ रूम, और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं जो मुख्तलिफ मामलात हैं। जैसे कि अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बदीन में हैं और लाहौर के सफ़र पर हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो जरदारी साहब का बयान है, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब का, उनके वालिद मोहतरम का, पार्टी के को चेयरमैन का, वो ये कहते हैं कि उनके बयान पर आप उन्हीं से पूछें कि वो क्यों कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी होनी चाहिए। मैं तो 90 दिन में इंतखाबात की बात करता हूँ, और जो CEC है यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें ये फैसला हुआ था, तो हम आइंदा भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर हम 3 हाईलाइट्स आपको दिखाते हैं कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शोएब शाहीन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को और आर्मी एक्ट में जो तरामीम की गई हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए, उस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए, क्योंकि ये आइनी दरख्वास्त है। और इस आइनी दरख्वास्त में उन्होंने इस्तदा ये की है कि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने ट्वीट में भी बताया कि दस्तखत नहीं किए, और ये मामला आपके सामने है, चीफ साहब आप डिसाइड करें। दूसरा मामला है मुआशी चैलेंज का। मुआशी और इंतज़ामी अमूर की हम बात करेंगे, उन चैलेंजेस की बात करेंगे कौन कौन से हैं। और निगरान वज़ीर आज़म साहब आज जो है इजलास को चेयर कर रहे हैं, कल भी उन्होंने किया था, एपिक्स कमेटी का इजलास है। इसके साथ साथ हम G20 इजलास की बात करेंगे जो भारत, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान है उस पर बात कर लेते हैं। सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि जो आसिफ अली जरदारी का बयान है उस पर जरदारी साहब से आप बात कर लें, पूछ लें, सवाल कर लें, क्योंकि CEC ने डिसाइड किया था कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो फिर वज़ीर आला सिंध ने जो CCI है उसमें वोट क्यों दिया? कुछ आप इस वक्त समझते हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है आपकी तरफ से, ताकि दोनों साइड्स राजी रहें? उनको वोट नहीं देना चाहिए था, ताकि CCI जो है वो ना करे जो पिछली दफा उसने किया था। मतलब वो नहीं अगर वोट देते तब भी होता तो वो रुक जाता। लेकिन सर आप अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाते, जिस तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो 1.5 साल से कर रहे हैं, 14 खत रिकॉर्ड पे हैं। उनको समझाया है मीटिंगों के अंदर बार बार, ये तक, और मैंने ये कहा कि आप बदनीयती से काम ले रहे हैं। 3 करोड़ आपने आबादी कम की है उसकी, और एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तरजीह वक्त पे इलेक्शन कराना थी। और इस वक्त कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हम खड़ी करते तो बहाना मिलता लोगों को इलेक्शन से भागने का, तो ये इसलिए हमने किया। जरदारी साहब क्यों कह रहे हैं कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी होनी चाहिए? जी, जरदारी साहब की राय में हल्का बंदी होनी चाहिए मरदमशुमारी के बाद। अब किस लाइन को समझें हम, ये पीपल्स पार्टी की लाइन? वो उनका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि, और वो सेंसस के मामले पे बहुत सख्त हैं। 2017 में भी जब मैं पार्टी लीडर था सेंसस ये सेनेट के अंदर, तो उन्होंने खुसूसी तौर पे मुझे हिदायत की थी कि आप ये 24वां अमेंडमेंट रोकिए ताकि फिगर्स ठीक की जा सकें। तो वो हमेशा से इन फिगर्स और हल्का बंदी की अगर वो बात कर रहे हैं तो हल्का बंदी सही फिगर्स में, और इस गलत फिगर की वजह से सिंध का 500 अरब का इस साल नुकसान हुआ है डिविजिबल पूल से, जो हमारा हिस्सा है, और अगले साल ये नुकसान और ज्यादा बढ़ेगा।
یقیناً مردم شماری پر جو تحفظات ہیں لیجیے۔ بالکل ڈیفینیٹلی، اور آئین کا آرٹیکل 51 بھی یہ کہتا ہے کہ ونس جب یہ ہو جائے اپروو تو اس کے بعد فوری طور پر جو سی سی آئی کے اپروول ہے اس کے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد نہیں حلقہ بندی کی طرف جانا چاہیے، حد بندی کی طرف۔ 51 یہ نہیں کہتا، ہاں آئین کا آرٹیکل 224 90 دن کا کہتا ہے، اور نہیں وہ 90 دن کا کہتا ہے، حلقہ بندی ہاں آئین کا آرٹیکل 51 نہیں کہتا کہ ہونی چاہیے۔ ہاں لیکن سر حلقہ بندی کے معاملے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی تو یہ اختیار ہے نا کہ وہ حد بندی کرے۔ اب آپ ایک طرف پارٹی چیئرمین کہہ رہے ہیں کہ 90 دن ہو، اختیار کی بات نہیں ہو رہی، نہیں اب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کا ایکچوئل میں اس وقت سٹانس ہے کہ 90 دن کے الیکشن یا حلقہ بندی حد بندی، کیونکہ 90 دن سے تو پھر آپ ایکسیڈ کر جاتے ہیں جب آپ حد بندی پہ چلے جاتے ہیں۔ ہر جگہ کمپرومائز کیا ہے، ہاں ہم نے صرف اس لیے کہ ملک میں الیکشن ہو جائیں اور کوئی بہانہ نہ ملے غیر جمہوری طاقتوں کو الیکشن سے بھاگنے کا، ہم نے ہر جگہ کمپرومائز کیا، ہر اسٹیپ پہ۔ کل بھی بلاول صاحب نے جو کہا ہے، آپ سارے اخبار نے ہیڈ لائن چھاپی ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نہیں کر سکتے 90 دن میں، 100 دن میں کر دیں، 120 دن میں کر دیں۔ الیکشن کمیشن سے جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ جی آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں، آپ اپنے آپ کو بائنڈ کریں کہ الیکشن کس دن ہوگا، لیکن اس ساری صورتحال میں الیکشن کمیشن نہیں کر رہا۔ یقیناً الیکشن کمیشن سے آپ کا مطالبہ اور الیکشن شیڈیول کا ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سینیٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے 90 دن کے الیکشن کا مطالبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا دو ٹوک واضح ہے، مسلم لیگ نون کا اس میں موقف یہ ہے کہ مردم شماری جب اپروو ہو گئی ہے تو پھر حد بندی ہوگی، حلقہ بندی ہوگی، جس پر پیپلز پارٹی کہتی ہے ترجمانی کر رہے ہیں۔ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جو اس وقت ایس آئی ایف سی کے معاملات ہیں یا دیگر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ڈالر نیچے آیا ہے، چینی کے خلاف کریک ڈاؤن، بجلی کے خلاف کریک ڈاؤن، آپ سیاسی جماعتوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر ہیں یہ چیئر ٹیکر بن جائیں گے اور الیکشن نہیں ہو رہے؟ دیکھیے شیئر ٹیکر تو وہ پہلے سے تھے، شیئر ٹیکر باپ پارٹی کا شیئر ٹیکر نہیں تھی، بلوچستان میں تھی، اب بلوچستان سے نکل کے پاکستان میں آ رہی ہے، اور پہلے چیئرمین سینیٹ تک تھے، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر تک آ رہے ہیں، اور اس میں اب جو زیادہ میرا خیال ہے میجارٹی ہے یا اہم محکمے ہیں وہ تو اہم شیئر جو ہے وہ ان کو مل چکا ہے باپ کو، تو اس میں تو سب کی رضامندی آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں تو کسی کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جب امپلائڈ یا ایکسپریس کنسنٹ انہوں نے کر دی تھی تو اب وہ شیئر ٹیکر ہیں۔ اچھا جی، وہ شیئر ٹیکر تو ہے، لیکن جو ایکچوئل ڈیسیجن میکرز ہیں ان سے کیا آپ لوگوں کی بات نہیں ہوئی؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے؟ دیکھیے الیکشن دستور کے مطابق ہونے چاہیے اور ہوں گے الٹیمیٹلی۔ دستور کے مطابق 90 ڈیز ہیں، 90 ڈیز کو جو ہے وہ انہوں نے خام خواہ جو ہے اس میں نوٹیفائی کر کے سینسس کو معاملات کو خراب کیا۔ سینسس کا ایک الگ سے جو نا پرابلم ہے، اس میں 70 لاکھ بلوچستان کی آبادی کم کر دی گئی ہے جان بوجھ کے، تاکہ آرٹیکل 51 کو اس حوالے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرنی پڑے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں، بہت سارے مسائل موجود ہیں، مگر اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے اس مطالبے کی جو ہے ہم حمایت کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جس میں سے 30 دن تقریباً گزر چکے ہیں، 54 دن شیڈول کے لیے ریکوائرڈ ہیں، 6 دن کے اندر الیکشن کو اناؤنس ہونا چاہیے۔ تو پیپلز پارٹی آگے بڑھے، اس معاملے میں لیڈ لے، ہم سارے ان کے ساتھ ہیں۔ تاج حیدر صاحب آپ لیڈ لینے جا رہے ہیں، مولانا کی جماعت نے تو آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، کیا آپ کی حکمت؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن جو سی سی آئی کا ووٹ تھا وہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ تھا اور اس یقین دہانی پہ تھا کہ نئی حلقہ بندی نہیں ہوگی، یعنی سی سی آئی کے اندر پاپولیشن کی فگرز جو دی گئیں وہ ان فگر سے کہیں کم تھیں کہ جو ویب سائٹ پہ دی گئی تھیں، کہ آپ نے پہلے سر تو یہ کس نے پہلے کچھ اور بات کی اور بعد میں اس کو دوسرے طریقے سے پریزنٹ کیا؟ آپ اس کو قصور کس کا سمجھتے ہیں؟ یہ قصور کو چھوڑیے، یہ تو سیدھی سادھی جعل سازی ہے نا۔ کس نے آپ کی ویب سائٹ ایک فگر دکھا رہی ہے کہ جی تھر کی آبادی 20,70,000 ہے، آپ جو فگر نوٹیفائی کر رہے ہیں وہ ہے 17 لاکھ، یا سندھ کی آبادی 6 کروڑ آپ کی ویب سائٹ دکھا رہی ہے۔ جو آپ کی ویب سائٹ ہے یہ میں نے اپنے دفتر میں سندیپ کمار نے بیٹھ کے نہیں بنائی ہے، آپ کی ویب سائٹ کاؤنٹ دکھا رہی ہے، ہم نے صرف اسکرین شاٹ لیا ہے۔ اس کے بعد کہہ دیتے ہیں نہیں صاحب آپ کی تو 5.5 کروڑ ہے، کہاں گئے وہ لوگ؟
यकीनन ये जो नंबर के साथ इस वक्त हेर फेर हुई है, ये तो एक बहुत पुराना मसला है। एमकेएम भी इस पे बात करती है। पुराना मसला नहीं है, ये नया मसला है। नहीं सर, इसमें 2017 में भी यही सेम प्रॉब्लम आई ना, उसके बावजूद धांधली। और ये कह के कि जी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सीटें वो की वो ही रहे, यार कोई हद होती है। मतलब हम कहाँ तक हटते जाए पीछे। लेकिन आप इस हेरा फेरी के वजूहात तो समझते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार आप नहीं बता रहे सेनेटर साहब। नहीं, जिम्मेदार वही है ना, एस्टेब्लिशमेंट। ये जो करा रहा था जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने की ना। ठीक है, अब हम कह रहे हैं खुदा के लिए चलो, हालांकि 90 दिन में आराम से कराए जा सकते थे। हमने आर्गू भी यही किया इलेक्शन कमीशन में। अब कह रहे ठीक है, आप चलें देख लेते हैं। वक्त की कमी है सेनेटर साहब, वक्त की कमी है, आपका मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब की राय आपके सामने। पीपल्स पार्टी इस वक्त 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक बात कर रही है, तो इस तरह से कमोबेश आप कह लीजिए कि कुछ दिन की खामोशी के बाद लंदन और दुबई से वापस, लंदन वाले तो नहीं आए खैर, दुबई से वापस आने वालों ने मुल्क में एक सियासी हलचल तो क्रिएट की, एक डिबेट का तो आगाज़ हुआ। बिल्कुल ऐसे अगर बिलावल भुट्टो की बात करें तो हमेशा से वो कहते हैं कि अब जो आने वाली ये हुकूमत है वो नौजवान उसमें आगे आनी चाहिए, और फिर हुकूमत ने भी नौजवानों को ही होना चाहिए। और वो पहले भी कह चुके हैं कि जो पहला तरीक़ाकार था वो उसको फॉलो करना नहीं चाहते। तो आज के जो बयान है उसमें भी उसकी कुछ झलक हमें नजर आई है। खैर आगे बढ़ते हैं। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जनाब हो रहा है, आखिरी मार्के की तैयारियां हो रही हैं। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली है। डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई है। तो इस हवाले से अब क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो हुआ था वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है, और आखिरी मरहले में देखना ये है कि क्या जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाता है। हमने देखा कि जैसे ही क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ तो जो डॉलर था उसकी जो कदर है उसमें कमी आई और रुपया हमारा मुस्तहकम होने लगा। इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक शामिल करनी है, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से उबैद हम बात कर लेते हैं क्रैकडाउन की। डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है अब वो आखिरी मार्के की इस पे तैयारियां हो रही हैं। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली है, जिस तरह से हम ब्रेक से पहले भी आपको बता रहे थे। तो मज़ीद तफसीलात के लिए एडिटर साउथ रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिरी मार्के की क्या तैयारियाँ हो रही हैं और उसके बाद सूरत हाल किस तरह की नज़र आ रही है। डॉलर के जो स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ, और जो इसके अलावा सूरत हाल थी, जो मैनिपुलेटेड थी ये मार्केट, उसे हमने देखा है गुज़श्ता 2-4 दिनों में एक ब्रेक लगा है और डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आया है, रुपया जो है वो तगड़ा हुआ है, इंटरबैंक और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है वो भी कम हुआ है। तो एक अच्छी खबर है। अब पता ये चल रहा है कि हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली है, तैयारियाँ कर ली हैं। रेहान हाशमी एडिटर साउथ हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान से हम जान लेते हैं, रेहान आखिरी मार्के की तैयारियां हैं, कैसी तैयारियां हैं और उसके बाद क्या हमें डॉलर जो है वो 200 में नज़र आएगा? देखिए 200 तो नहीं, तो ओपन मार्केट में जो हालात हैं डॉलर का 18 रुपये कम हुआ है। इस तरह FIA इसी की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के खिलाफ मार्के की जो तैयारी है उसमें सबसे मरहला पहला है कि FIA और हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जो डॉलर खरीद के रखे थे, रिपोर्ट मिली है हसास इदारों और FIA को कि उन्होंने मनी एक्सचेंजर से पैसे लेके अपने लॉकरों में रखे हैं और वो लॉकरों को स्कैन किया जाएगा। इसके साथ साथ मनी एक्सचेंज जो कहा जाता है मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं इस डॉलर की उतार चढ़ाव में, उनके 2 साल का रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। तो ऐसा लगता है कि अब आइंदा चंद दिनों में जो पाकिस्तान में डॉलर की कमी मजीद कम होगी, और जिस तरह ऑपरेशन लाइन अप किया जा रहा है, जो तमाम तफसीलात हैं, जो मुख्तलिफ हसास इदारे FIA है, बैंकों से जो बैंकों में जो लॉकर्स हैं उनके मालकान की डिटेल हासिल कर ली है और एक स्कैनर के जरिए जो लॉकर्स हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी कि वे अभी तक की कंफर्म इत्तला मिली है हसास इदारे और FIA को, जो तमाम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने डॉलर अपने घरों में नहीं बल्कि क्योंकि छापों के डर से उन्होंने ये लॉकरों में रखे हुए मुख्तलिफ कामों से इस्तेमाल करते हैं। अब आइंदा चंद दिनों में भरपूर तरीके से ऑपरेशन क्लीन अप किया जाएगा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान। आप हमें इस हवाले से बता रहे थे कि ये ऑपरेशन जो है वो बहुत जल्द जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से शुरू हो जाएगा, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले लोग हैं, जो भी उन्होंने
जिस तरीके से भी इन्हें छुपाया हुआ है उसको भी ट्रैक किया जाएगा। तो लिस्ट भी बन चुकी है और इस हवाले से अब इम्प्लीमेंटेशन बस होना बाकी है। मौसमी और इंतजामी चैलेंजेस से निमटने का मिशन लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की भी ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी की अहम बैठक हुई है। अस्करी और सिविल हुकाम ने इसमें शिरकत की है। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। निगरान हुकूमत माशी बहाली के मनसूबे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। SIFC ने माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए अमली इक़दामात की भी मंजूरी दी है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने रोड मैप भी वज़ा कर लिया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है और इस सिलसिले में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि सऊदी अरब की तरफ से हमें 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से भी हमें 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मिलने का इम्कान है, जबकि कतर की जानिब से बताया जा रहा है कि कमोवेश 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है और तकरीबन 2 से 5 साल के ये आप कह लीजिए अरसे के लिए होगी ये इन्वेस्टमेंट। तो हम इंतज़ार करें इन पैसों का, ये आएँ और हमारी मईशत को बेहतर करें, उन्हें संभाला दें। जी हाँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी का ये प्लान है। सऊदी अरब से 25 अरब डॉलर और इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात से भी 25 अरब डॉलर और कतर से भी जनाब कुछ इन्वेस्टमेंट आने जा रही है, जिसके बाद जो मईशत की सूरत हाल है वो यकीनन उसमें बेहतरी आएगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। दोस्त ममालिक से मौशी तरक्की की राहें हमवार हो रही हैं और वहाँ से पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट होगी। यकीनन जब इन्वेस्टमेंट होगी तो जो मईशत है, बिगड़ती सूरत हाल है, उसमें कुछ बेहतरी भी आएगी। तो एक जानिब हम देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से जो एपेक्स कमेटी का इजलास था वो हो रहा है, दूसरी जानिब से इस इजलास में भी यकीनन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से भी बात हो रही है। ये इजलास तो यकीनन हो रहा है, ये तो पहलू है आप कह रहे हैं उसकी जो फर्जी और कह लीजिए कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है, लेकिन बाकी बैक एंड पे जो राब्ते हैं, तमाम मामलात हैं वो संभाल लिए गए हैं और वो उन्हीं लोगों ने संभाले कि जो हमेशा संभालते हैं। और उनसे पहले वाले थे वो तो इसका जिक्र भी करके गए थे कि हमने हमेशा सऊदी अरब से भी पैसे ला के दिए, अमारात से भी पैसे ला के दिए। अब जो सारी सूरत हाल है इसको भी उन्होंने ही संभाला है, जो संभालते हैं हमेशा आखिरी वक्त में आते हैं तलाश सेवियर के तौर पे, और उनका कुछ वक्त भी गुजरा है सऊदीया में। तो अच्छा है, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हमेशा हमारे दोस्तों ने ही कम किया है और जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान का भला सोचने वाले लोग हैं, वो यकीनन इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान की बेहतरी, खुशहाली हमें और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे है। मौशी तरक्की की अगर हम बात करें उबैद, तो इसका मतलब है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना। मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम भी इंतहाई ज़रूरी है। मौशी तरक्की अखराजात कम करने से नहीं बल्कि आमदन बढ़ाने से मुमकिन है। आमदन बढ़ाने के लिए मौशी ज़राए को बढ़ाना और तक़वियत देना लाजिम है। IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात पर तवज्जो मजबूत की जाए। कानकनी और दिफाई पैदावार के मौसर ज़राए बनाए जाएँ। दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब किया जाए। तवील और दिक्कत का बायस बनने वाले दफ्तरी तरीक़ाकार में कमी लाई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाए। सरमायाकारी और मनसूबों से मुतालिक बर वक्त फ़ैसला साजी यकीनी बनाई जाए। तो इस तरह से मौशी तरक्की मुमकिन है और ये एक बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसीजर नहीं होगा, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। ये कुछ लोग अंदाजे लगा रहे हैं ना कि 2 साल में और 3 साल में ये हो जाएगा और वो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये जो रिफॉर्म्स होती हैं, इनके असरात जो हैं वो बड़ी देर से आते हैं और बड़े स्लो आते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स अगर आप हकीकी मानों में करें तो उसके असरात फिर देर तक रुकते भी हैं। हम फिर बार बार मिसाल देते हैं 91 के इंडियन डिफॉल्ट की, जो आपने बीच में भी जिक्र किया ना कि जो प्रोसेस को स्लो करने वाली चीज़ें हैं, फाइलें घूमती रहती हैं, बल्कि हमारे आगे कुछ बिजनेसमैन तो ये कहते हैं कि वो फाइलों को पहिए भी लगाते हैं किसी तरीके से। तो ये पहिए नहीं लगने चाहिए, ये पहिए मेरिट पर लगे होने चाहिए इन फाइलों को। और ये वन विंडो ऑपरेशन पर बार बार हम सुनते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वन विंडो ऑपरेशन, वो बड़ा ज़रूरी इसलिए है कि एक जगह फाइल जाए, अप्रूवल हो, स्टैंप लगे और ख़त्म, काम आगे बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, चौथा अफसर, 5वां अफसर, और इतनी देर में बंदा बोलता है मेरे पैसे खत्म हो गए, चीज़ खत्म हो जाती है। हाँ जी, और ये बड़ा ज़रूरी है। और इसमें साथ साथ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जो आपने खर्चों को कम करने की बात की और आमदन बढ़ाने की, यानी 20 रुपये टोटल कमाई और खर्चा 100 रुपये, तो कैसे घर चलेगा, ये कैसे मुल्क चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी एक दुकान है परचून की है लेट्स से, और आपके बराबर में भी एक दुकान है वो भी परचून की है, तो आपने उससे बेहतर सौदा देना है, उससे बेहतर क्वालिटी का देना है। यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, अगर उनके यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो कम है, क्वालिटी बेहतर है, तो हमें भी इन चीज़ों की तरफ जाना है। हमारी जो सनत है उसने कॉस्ट को भी बैलेंस करना है, कंपेटिटिव बनाना है, साथ ही साथ उसने ये मेक श्योर करना है कि जो क्वालिटी A, B और C की चीज़ें चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है या इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है वो हम करेंगे, तो जाके मार्केट में कोई उस
सामान के साथ हमारा सामान रख के सोचेगा कि ये वाला लेना है या ये वाला, बिल्कुल। और लेकिन अगर हमारी क्वालिटी हल्की होगी तो वो मार्केट में जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसे ही, और हमारी एक्सपोर्ट्स तब तक बेहतर हो ही नहीं सकती क्योंकि मोनोपोली तो है नहीं ना, एक प्रोडक्ट है उसके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं चाइना है, दीगर ममालिक हैं, तो जहाँ से बेहतर प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ से ही फिर एक्सपोर्ट की जाएगी। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि मिल के हमारी मईशत को बेहतर बनाएंगी। यकीनन बेबी स्टेप्स लेने होंगे, बेबी स्टेप्स, लेकिन पॉइंट ये है कि स्टेप्स लिए जाएं और वही चीज़ राइट डायरेक्शन में लिए जाएं। तो अच्छा, ये इसी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है ना, वो भी इशारा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत जो है वो सरमायाकारी काउंसिल के जो आप कह लीजिए एपेक्स कमेटी है उसके ज़रिए जल्द अज जल्द और देरपा जो असरात हैं उसके लिए राइट डायरेक्शन में स्टेप्स ले और ये मेक श्योर करे कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हों। लेकिन ये तो बेचारे 3 महीने के लिए आए, इन पे इतनी भारी जिम्मेदारी जरदारी साहब ने डाल दी है, खुद 16 महीने हुकूमत की है, अपना कुछ नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या किया। और वो ये कहते थे उनके पास $100 अरब का प्लान है, उन्होंने बड़ी किताबें में पढ़ी हुई हैं, पता नहीं वो अपनी हुकूमत आने का वेट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो शायद अपनी हुकूमत आने का वेट कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो, क्योंकि ये भी होता है ना, जरदारी साहब का फार्मूला वो नवाज शरीफ साहब को क्यों बताएं, वो कर लेंगे, उसके बाद वो सबको बोलेंगे कि भाई ये तो मैंने किताबें पढ़ी। लेकिन उम्मीद ये तो वही बात हुई ना, वही दावे वादे बातें कि मेरे पास ये है, मुझे लेके आएंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, जो कि पहले भी होता रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, ये सारों की सीवी है जो जारी है और वो बोल रहे हैं देखें हमारे पास ये है, हमें हमारी अप्रूव कर रहे हैं फाइल, बस अब देखें अप्रूवल होता किसका है। कुछ लोग कह रहे हैं हो चुका है लेकिन पता नहीं है। खैर, तारिक यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, SIFC के जो मामला हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, प्रेसिडेंट है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तारिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक तो बहुत बड़ा चैलेंज ये है हमारे लिए कि हमने ये मेक श्योर करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स सही सेक्टर्स में हों, यानी हमने आज तक IT की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने IT की तरफ तवज्जो देनी है, ज़राअत की तरफ भी देनी है, मादनियात की तरफ भी देनी है। फिर दूसरा सर इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज क्वालिटी का भी है, हमें राइट क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है, तब जाके कॉम्पिटिशन में हम शामिल होंगे कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपका सवाल क्या है? इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताएं, आप क्या सजेस्ट करते हैं, सेक्टर्स कौन कौन से हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट आपकी नज़र में ज़रूरी है और क्या ये लोग कंसिडर नहीं कर रहे जो होना चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो कंसिडरेशन है वो पहले कभी हुई नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। हमने कभी मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने कभी IT की तरफ सीरियस एफर्ट नहीं की, हमने कभी माइनिंग की तरफ भी नहीं सोचा। ये वो रिसोर्सेज हैं जो अनटैप्ड हैं अब तक। मॉडर्न एग्रीकल्चर बेशक हमारे मुल्क में बहुत है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यील्ड्स एंड इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टाइल लैंड, उस सिलसिले में हमारी तवज्जो बहुत कम है। SIFC का जो मेन फोकस है उसमें अगर आप गौर करें तो उन्होंने जो 4 सेक्टर चूज किए हैं इस तरफ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, दे हैव नेवर बीन इनटू कंसिडरेशन। एग्रीकल्चर नंबर 1, एग्रीकल्चर मशीनरी नंबर 2, माइनिंग नंबर 3 एंड IT नंबर 4। सो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक सही जानिब है और जो उसमें एक्सप्लोर करने की और एफर्ट्स करने की बड़ी जरूरत है। ठीक है, लेकिन और अगर एक फर्टाइल एरिया और मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम वगैरह के साथ होगा तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ना सिर्फ ये कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रपोजल। अच्छा, इसमें ये यकीनन ये जो सेक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ज़रूरी हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये भी है, अभी गुज़िश्ता दिनों का जो बहरान है, बल्कि हालिया दिनों का बहरान है चीनी का, अगर हम एग्रीकल्चर की सेक्टर पे देखे जाए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हों, हमारी वाफिर जो पैदावार है वो भी हो जाए, तब भी आप नहीं समझते जो उसकी हैंडलिंग है, उसकी बैलेंस शीट है, वो भी हमसे सही से नहीं बनती। हमारी जो चीनी थी, वाफिर चीनी, वो कहाँ गई हमें नहीं पता, तो हमें ये ट्रैक सिस्टम और ये बैलेंस शीट भी तो फिर इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ लाए थे तो हमने उनसे इसी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि स्टोरेज एंड हैंडलिंग इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अगर एक बल्क कार्गो आ जाता है तो उसकी स्टोरेज का भी इशू हो जाता है। चीनी की फसल बम्पर क्रॉप हो जाए, उसकी स्टोरेज भी एक मसला हो जाता है, गेहूं के साथ भी यही होता है। तो उन्होंने देन एंड देयर इस बात की हिदायत जारी की कि लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज की जो इंडस्ट्री है, ये जो बिजनेस है, उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया जाए, और ये भी एक डायरेक्शन है इन्वेस्टमेंट। यकीनन ये भी एक डायरेक्शन है इसमें, क्योंकि हमारे पास हैंडलिंग की प्रॉब्लम है।
اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے طارق صاحب کہ جو ہمارے لیکیجز ہیں ایک تو یہ کہ یہ ہماری جو ہینڈلنگ ہے یا اسٹوریج ہے، اس کے علاوہ جو ہماری لیکیجز ہیں کیونکہ ہماری ایک طرف ہماری ٹریڈ بالکل نہیں ہے ہمارے ایک پڑوسی کے ساتھ، دوسرا ایک پڑوسی وہ تھا جو کافی عرصہ جنگ میں رہا، اور تیسرا ایک پڑوسی ہے جو عالمی طاقتوں کے اس وقت زیر اثر ہے، یعنی ایران اور افغانستان کی جو ہماری سائڈ ہے ہماری وہاں پر لیکیجز بھی بہت ہیں. کیا اس پر بھی بات ہوئی کہ ادھر بھی ہمیں ایک سٹاپ لگانا چاہیے تاکہ ہم اپنے بزنس کو آفیشیل چینل سے کنڈکٹ کریں اور ہمارا جو ریونیو ہے وہ چینلائزڈ ہو؟ جی بالکل یقیناً. آپ اسمگلنگ کی طرف نشاندہی اگر کر رہے ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف نے اس سلسلے میں بڑی واضح پالیسی کا اعلان کیا کہ آئی ول انشور کہ اس ملک میں اسمگلنگ کا خاتمہ ہو جائے. اور دیکھیے اسمگلنگ سے اگر ایزی ہو جائے گا اتنا تو پھر ہمارے یہاں شارٹیجز بھی آسانی سے پیدا ہو جائیں گی، ہمارے یہاں ڈالر کی شارٹیج بھی آسانی سے ہو جائے گی. یعنی وہ تمام ایلیمنٹس جو ہماری اکانومی کو ڈسٹرب کرتے ہیں اگر وہ اسمگلنگ کی نظر ہو جائیں گے تو وی کین نیور امپروو. تو اس طرف بالخصوص توجہ کی ضرورت ہے کہ اسمگلنگ جو ہے جس میں انلیگل بزنس ہو رہا ہے اس کا خاتمہ ہو. یقینی طور پر انلیگل بزنسز کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے. آئی ٹی سیکٹر میں سر مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم کیونکہ بہت پیچھے رہ گئے، میں ذرا سادہ الفاظ میں سے آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس نے اس انڈسٹری کو بہت عرصے سے ٹیکل کیا ہوا ہے، ٹیک اوور کیا ہوا ہے، یا کسی بھی انڈسٹری میں جہاں پر بنگلہ دیش ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مقابلے میں اگر کمپٹیشن میں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے انیشیٹیوز کو لینا، اور کوالٹی کا جو میچ ہے وہ کس طرح سے ہم میک شور کریں گے، کیونکہ آلریڈی اے بی اور سی آپشن تو مارکیٹ میں ہے، چائنا کی صورت، انڈیا کی صورت، بنگلہ دیش کی صورت. ہمارے پاس کیا رہ گیا آفر کرنے کے لیے؟ ہمارے حالات میں ہم کاسٹ بھی کم نہیں کر سکتے، کاسٹ کم کر کے بناتے ہیں، کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اس کو ورکیبل کیسے بنانا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس آئی ٹی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آئی ٹی کا جو مین سورس ہے، جو مین اس کا ٹول ہے وہ مین پاور ہے، پڑھا لکھا مین پاور، یوتھ، جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے اور اس وقت اسی ڈائریکشن میں ہے. آلریڈی اس ڈائریکشن میں تھوڑا بہت کام شروع ہو چکا ہے. آپ اگر دوسرے ممالک کی مثال دے رہے ہیں تو وہاں آج سے 20 سال پہلے اس سوچ کی طرف توجہ دیا گیا اور سلیکون ویلی نامی شہر ڈیولپ ہوئے. یقیناً، اور اس سلسلے میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کوششیں نظر آئیں گی. طارق صاحب آئی وش پوری کر سکتے. بلاول بھٹو زرداری اس وقت مخاطب ہے میڈیا سے، ذرا ان کو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے پاکستان کا تمام ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے. تو 15 مہینہ میں ہم نے محنت کیا اور جو بھی ناراض تھے ان کو قائل کیے اور ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان دنیا میں اکیلا نہیں ہے، پاکستان کا شانہ بشانہ تمام دنیا کھڑی ہے. جب آپ کا نیت صحیح ہوتا ہے، جب آپ محنت کرتے ہو، جب عوام کی نمائندگی کرتے ہو تو پھر کامیابی. میں نے اس کم عرصہ میں پوری دنیا دیکھا ہے. یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے کتنے موقع ہیں، پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے کتنے موقع ہیں، اور وہ تمام فائدہ آپ تک پہنچانے کے لیے، آپ کا مسائل حل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس وقت عوام مشکل میں ہے، عوام پریشان ہے، تکلیف میں ہے. تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا سامنا ہے. ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام کا نظریہ کیا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی منشور کیا تھی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالنا ہے، پاکستان کا پسماندہ طبقات کا خیال رکھنا ہے، مشکل سے نکالنا ہے، تو ایک ہی جماعت ہے جو عوام دوست بھی ہے، جو غریب دوست بھی ہے، جو کسان دوست بھی ہے، جو
जो जो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। आपने तमाम हुकूमतों को देखे हैं, आपने मुस्लिम लीग का हुकूमत देखा, आपने तरीके इंसाफ का हुकूमत देखा, और आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखी है। आप मुझे बताएं, अगर रोजगार दिया जाता है तो कौन सी जमात रोजगार दिलवाती है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए तो मशहूर थी कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी। आज भी नौजवानों का मुतालबा है, बदीन का अवाम का मुतालबा है कि उनको नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना चाहिए। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, और मैं कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करना चाहता हूं। वो आपको तकलीफ से, मुश्किल से, इस मुआशी बुरान से निकालना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है, कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है। और ये मेरा आपसे वादा है कि कायदे अवाम ने कहा था कि इस मुल्क के अवाम के किस्मत में नहीं लिखा है कि वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। और मैं कायदे अवाम का वादा पूरा करना चाहता हूं। जो बेरोजगार है, मैं उनको रोजगार दिलवाना चाहता हूं। जिनके पास घर नहीं है, उनको मैं घर दिलवाना चाहता हूं। जो अपना जमीन का मालिक नहीं है, मैं उनको अपना जमीन का मालिक बनाना चाहता हूं। मैं अपना नाना पे नजरिया पे चलना चाहता हूं। मैं शहीद बीबी के नजरिया पे चलना चाहता हूं। उनके नजरिया के मुताबिक पाकिस्तान का जो मुआशी बहरान है, हम सिर्फ तब उससे निकल सकते हैं जब अब आम आदमी के साथ दे, अवाम के साथ दे, गरीब को अमीर बनाए, गरीब के जेब में पैसे डाले, गरीब को रोजगार के मौके फराहम करे, तो तब ही हम पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकल सकते हैं। बाकी जो जमातें हैं वो अशराफिया के जमात होते हैं। वो जब भी आते हैं तो अशराफिया को सब्सिडी भी पहुंचाते हैं, टैक्स एमनेस्टी भी पहुंचाते हैं, और जब अवाम की बात होता है तो अवाम से कुर्बानी मांगते हैं। अवाम से कहते हैं कि आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। तो मैं पूछता हूं कि हम कब तक इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे? हम कब तक इस नाजुक दौर से गुजरेंगे? अब कब तक मेरे अवाम के खून चूसेंगे? अब कब तक पाकिस्तान के अवाम से कुर्बानी मांगेंगे? अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का अवाम मुतालबा करे, कि पाकिस्तान का अवाम ये पूछे कि हमने जो कुर्बानी देना था वो तो दे दी, अब हमारा बारी है। पाकिस्तान का रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत अपनी अवाम के लिए क्या करने के लिए तैयार है?
जब कायदे अवाम था, कायदे अवाम ने हमें अपना जमीन का मालिक बनाया, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। जब शहीद बीबी थी तो रोजगार दिलवाती थी, जब सदर जरदारी था तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। अब भी वक्त है कि हम मेहनत करें, हम जिदोजहद करें, हम पाकिस्तान के अवाम के पास जाए, हम घर घर पहुंचे, कायदे अवाम के मंशूर के पास, शहीद बीबी के पैगाम के पास कि आप अकेले नहीं हो, बीबी का बेटा मौजूद है आपका जिदोजहद लड़ने के लिए, आपके मुस्तकबिल का जिदोजहद लड़ने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने कायदे अवाम को कामयाब किया और अपना किस्मत तब्दील कर दिया, शहीद बीबी के साथ दिया तो पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर दिया। मैं भी आपकी किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की किस्मत तब्दील करना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, शहोदा की जमात के साथ थे, गरीबों की जमात के साथ थे और इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। कायदे अवाम ने कहा था कि कायदे अवाम ने कहा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो हम सबका हो। नारे भुट्टो जिए, भुट्टो जिए अवाम। बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अवाम के मसाइल हल करने की जुर्रत सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी में है। अवाम को मुश्किलात से निकाल कर बेनज़ीर भुट्टो का मिशन मुकम्मल करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कहा गया है कि जियालो की कोशिशों की वजह से बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो मुल्क को संभालना है वो नौजवान नस्ल नहीं संभालना है और नौजवान क़यादत इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बस देख लेते हैं कब होती है नौजवान क़यादत। खैर कराची का रुख कर लेते हैं जहां मलेरिया की जो वबा है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और 24 घंटों के दौरान 2,93,000 से तजावुज़ कर गई है। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि अंदरून सिंध मलेरिया के केसेस की तादाद ज़्यादा है। तो ये सिंध की सूरत हाल है और फिर बिलखुसूस कराची की सूरत हाल है। इन दिनों वैसे भी वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो आम है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आपको खांसते हुए दिखाई दे रहे थे, तो एहतियात करें, ख्याल करें। इसके साथ साथ उबैद मराकश में जो हौलनाक ज़लज़ला है उसकी अगर हम बात करें तो अब तक अमवात की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। ज़लज़ले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई है। इमारतें और घर ज़मीन बोस हो गए। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह से मुतासर हुआ और बिजली इस वक्त बंद है। ज़लज़ले की शिद्दत तकरीबन 6.8 रिकॉर्ड की गई है और जो वीडियोस सामने आ रही हैं बहुत ज़्यादा हौलनाक वीडियोस हैं इन और जो मनाजिर हैं और लोग जिस तरह से भाग रहे हैं और इमारतें गिर रही हैं वो यकीनन एक हौलनाक ज़लज़ला था जो कि मराकश वालों ने फ़ेस किया है और अमवात की तादाद अब 1000 से भी तजावुज़ कर गई है। इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं और बहुत से लोग अभी मलबे तले भी मौजूद हैं। 6.8 इसकी शिद्दत है, यकीनन बड़ा खौफनाक हौलनाक ज़लज़ला है और फिर इससे कहीं ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि ये कितने सेकंड्स तक महसूस किया गया। जैसे तुर्किया में ज़लज़ला आया था और फिर कई उसके सैकड़ों आफ्टर शॉक्स थे और लोग कई दिनों तक जो है वो परेशान रहे थे। तो दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान ने भी रब्ता किया है मराकश हुकाम से, उन्हें उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है, उनके लिए दुआ की है। हमारी भी दुआ है तमाम उन लोगों के लिए जो इस कुदरती आफत से गुजर रहे हैं कि उनको जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जाए। ज़रा